Yeah, what I have today for you, today I will cover T.S. Eliot's tradition and the individual talent. Let me share a PDF file. I hope it's visible. So today what I have a beautiful critical essay of T.S. Eliot, that is tradition and the individual talent. The essay published in 1919, here it's showing कि 1919, but the essay published in 1917, not 1919. Later on, it might be the part of the egoist, then it came here. Tradition and the individual talent. It's an essay written by poet and literary critic T.S. Eliot. The essay was first published in the egoist. तो एक और पॉइंट है कि जो essay है ये सबसे पहले किसमें पब्लिश हुआ है? It published in the egoist, and later in Eliot's book of criticism, The Sacred Wood. जो The Sacred Wood है, it's a book of T.S. Eliot, and it's a collection of critical essays. So what I have today for you, today I'm dealing with you a critical essay of T.S. Eliot, that is Tradition and the Individual Talent, written by T.S. Eliot in 1919. The essay was first published in The Egoist. जो essay है सबसे पहले किसमें पब्लिश हुआ है? द इगोइस्ट में पब्लिश हुआ है 1919 में. एंड यू फाइंड दैट कि ए फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म में कब आता है? द सैक्रेड वुड में. द सैक्रेड वुड में 1920 में आता है. द essay is also available in Eliot's selected prose selected essays में. खैर, these things you find कि ऐसे 1919 में पब्लिश हुआ पहली बार किस जर्नल में? द इगोइस्ट नाम के जर्नल में. देन यू फाइंड कि वो एक किताब में भी पब्लिश होता है एज अ चैप्टर इन एडिटेड बुक्स आप कह सकते हैं, या द सैक्रेड बुक, एक टीएस एलियट, द सैक्रेड वुड टीएस एलियट का क्रिटिकल एसे का कलेक्शन है, 1920 में आया हुआ है उसमें. You then see कि while Eliot is most often known for his poetry, he also contributed to the field of literary criticism. एलियट को जो याद किया जाता है उनकी पोइट्री के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी रहा है. इन दिस डुअल रूल ही एक्टेड एज अ कल्चरल क्रिटिक. वो किस तरह के क्रिटिक थे? ही वाज अ कल्चरल क्रिटिक कंपेरेबल टू सर फिलिप सिडनी. उनकी तुलना सर फिलिप सिडनी से की जा सकती है और सैमुअल टेलर कॉलरिज से किया जा सकता है. तो उन्होंने दो रोल प्ले किए. एक तो रोल पोएट का, या इलियट जो फेमस है वो पोएट के रूप में फेमस है, ड्रामेटिस्ट के रूप में फेमस है. लेकिन यू सी की जो इलियट है, जब आप उनको एज अ क्रिटिक बात करते हैं तो वो एक कल्चरल क्रिटिक थे. एंड ही कैन बी कंपेयर्ड विद सर फिलिप सिडनी, सैमुअल टेलर कॉलरिज, इन सब लोगों से. ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट इज वन ऑफ द more well-known works that Eliot produced. In his critic capacity, it formulates Eliot's influential conception of the relationship between the poet and preceding literary tradition. दो चीजें हैं यहाँ पर. ये जो उनका क्रिटिकल एसे है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, इसमें उन्होंने एक बेसिक बात बताई है कि इट फॉर्मुलेट्स एलियट्स इन्फ्लुएंशियल conception of the relationship between the poet and preceding literary tradition. पोएट और जो पहले का ट्रेडिशन है, जो प्रीसीडिंग पोएट से पहले का जो ट्रेडिशन रहा है, उसके बीच में किस तरह का संबंध है.
what do you see here? You see here कि in this critical essay you find the relationship between the poet and poem, poet और poem के बीच का relationship, and then you see कि the poet and preceding literary traditions, the poet and the preceding literary traditions. दूसरा है content of the essay. The essay is divided into three parts. फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ट्रेडिशन, जो ऐसे है ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन है, देन द थियरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री, तब उसके बाद इम्पर्सनल पोइट्री क्या है उसको लेकर के बात की जाती है, और फिर उसका एक कंक्लूजन है। तो अगर कंटेंट ऑफ द एसे आप देखेंगे तो कंटेंट ऑफ द एसे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। एक तो ट्रेडिशन क्या है, व्हाट इज ट्रेडिशन, व्हाट इज द इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि टाइटल ऑफ द एसे भी है। ट्रेडिशन क्या है और इंडिविजुअल टैलेंट क्या है, इस पर बात की गई है। दूसरी बात की गई है कि ट्रेडिशन और द इंडिविजुअल टैलेंट में इम्पर्सनल पोइट्री क्या होती है, थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, उसको लेकर के बात की गई है। तीसरा पॉइंट बात किया गया पोएट और जो प्रीसीडिंग ट्रेडिशन था, जैसे अगर टी.एस. एलियट 20वीं शताब्दी में आए तो 20वीं शताब्दी से पहले क्या ट्रेडिशन था पोयम लिखने का, पोएट किस तरह से जो है अपने आप को प्रेजेंट करते थे, उस ट्रेडिशन को भी लेकर के एलियट बात करते हैं कि उसका भी इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये कि एलियट प्रेजेंट्स हिज कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेडिशन एंड द डिफिनीशन ऑफ द पोएट एंड पोइट्री। जो एलियट है वो प्रेजेंट करते हैं क्या, हिज कॉन्सेप्शन ऑफ ट्रेडिशन, की ट्रेडिशन क्या है, एंड द डिफिनीशन ऑफ द पोएट एंड पोइट्री इन रिलेशन टू इट, और वो ये भी बताते हैं कि पोएट और पोइट्री के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है। तो दो चीज ध्यान में रखना है, व्हाट इज ट्रेडिशन, and second point the relationship between poetry and poet. He wishes to correct the fact that as he perceives it in English writing we seldom speak of tradition। कह रहे इंग्लिश राइटिंग में हम ट्रेडिशन को लेके कम बातें करते हैं, though we occasionally apply its name in deploring its absence। Eliot posits that though the English tradition generally upholds the belief the art progresses through change। उनका ये कहना है कि जो इंग्लिश ट्रेडिशन है वह इस पे यकीन करता है कि जो आर्ट है उसका जो प्रोग्रेस है वो किस में नजर आता है, चेंज में नजर आता है, कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके पोएट ने लिखा वैसा ही राइटिंग 20वीं सेंचुरी के लोग लिखे या वैसी राइटिंग 21st सेंचुरी के लोग लिखे, तो वो कोई भी चेंजेस नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आर्ट का प्रोग्रेस है, आर्ट प्रोग्रेसेस थ्रू चेंज, आर्ट जो है जो चेंज है जो बदलाव है उसके थ्रू प्रोग्रेस करता, आर्ट प्रोग्रेसेस थ्रू चेंज। अ सेपरेशन फ्रॉम ट्रेडिशन लिटरेरी tradition literary awareness are instead recognized only when they conform to the tradition। उन्होंने कहा कि दो चीजें, एक तो ये कि कुछ चेंज भी होना चाहिए लेकिन हमें अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए, वी शुड नॉट फॉरगेट आवर ट्रेडिशन। तो जो ट्रेडिशन है उसका भी सिग्निफिकेंस है, जो ट्रेडिशन है उसका भी इम्पोर्टेंस है, हमें ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा चीज है कि एलियट अ क्लासिस्ट, जो एलियट है वो एक क्लासिस्ट है। felt that true incorporation of tradition into literature was unrecognized, that tradition, a word that seldom appears except in phrase of censure, was actually a thus far unrealized element of literary criticism। कह रहे हैं कि जो एलियट तो एक तरह से क्या थे, क्लासिस्ट थे, और जो क्लासिस्ट होता है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशन को फॉलो करता है। कैसे उन्होंने ट्रेडिशन को फॉलो किया, जो क्लासिकल एज रहा है होमर का, होमर के अलावा वर्जिल का, वर्जिल के अलावा अगर आप बात करेंगे जो है थियोक्रिटस का, सोफोक्लेस का, ये जो जमाना था इस जमाने की जो राइटिंग थी उसको जो है टी.एस. एलियट ने तो फॉलो किया।
इसी को फॉलो करने की वजह से उनको क्लासिस्ट कहा जाता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम ट्रेडिशन को कैसे लेते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि फेल दैट ट्रू इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेडिशन इनटू लिटरेचर, जो ट्रेडिशन है जो लिटरेचर में, ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। जो ट्रेडिशन है वो एक्चुअली में क्या है, लिटरेचर में एक ऐसा चीज है जो अनरियलाइज्ड एलिमेंट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म था है, उसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कभी लोगों ने रियलाइज ही नहीं किया। जो ट्रेडिशन है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशन, हाउ कैन यू डिफाइन ट्रेडिशन, व्हाट इज ट्रेडिशन। Tradition does not mean copying of the literary style of the प्रीवियस राइटर। ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे प्रीवियस राइटर्स हैं उनकी लिटरेरी स्टाइल को केवल फॉलो करना, या उन्होंने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते पर चल करके ही केवल हू बहू लिखना, वो ट्रेडिशन उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन मीन्स पास्टनेस ऑफ द पास्ट। पास्टनेस ऑफ द पास्ट का मतलब कि अगर एलियट 20वीं शताब्दी में है तो एलियट का पास्ट क्या होगा, 19th सेंचुरी होगा, 18th सेंचुरी होगा। लेकिन पास्टनेस ऑफ द पास्ट का मतलब कि होमर का जमाना, थियोक्रिटस का जमाना, वर्जिल का जमाना, शेक्सपियर का जमाना, इनके पहले के जो राइटिंग्स थे वो कैसे थे, वो तो पास्ट का भी पास्ट है। उन्होंने कहा हमें उनके आर्ट से वाकिफ होना चाहिए, उनके पैटर्न से वाकिफ होना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब हमें उनकी उनको लेकर के एक वाइड नॉलेज होगा। व्हेन वी हैव वाइड नॉलेज अबाउट देम, देन वी कैन राइट समथिंग, वी कैन टॉक अबाउट देम, वी कैन जस्ट मेंशन समथिंग। और अगर ऐसा नहीं है तो कहीं से पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पास्टनेस ऑफ द पास्ट का कॉन्सेप्ट लाते हैं और कहते हैं कि जो ट्रेडिशन है ये क्या है, अनरियलाइज्ड एलिमेंट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ट्रेडिशन। For Eliot, the term tradition is imbued with a special and complex character. It represents a simultaneous order by which Eliot means a historical timelessness. ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये एलियट कहते हैं कि जो ट्रेडिशन है वह एक हिस्टोरिकल जर्नी है और टाइमलेसनेस है। ट्रेडिशन को कभी किसी समय तक सीमित नहीं किया जा सकता। ट्रेडिशन जो है यह क्या है, टाइमलेसनेस है और यह हिस्टोरिकल है। उसके बाद उन्होंने कहा इसका मतलब क्या होता है, अ फ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। ट्रेडिशन का मतलब होता है पास्ट और प्रेजेंट का फ्यूजन। जैसे अगर आप 19वीं शताब्दी में है, आप 20वीं शताब्दी में है, तो आपके सामने जो घटित हो रहा है ये प्रेजेंट है, तो आप देख रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो घटित हो चुका है उसके बारे में आपको वाकिफ होना चाहिए, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। यू मस्ट नो अबाउट द थिंग्स विच हैड हैपेंड एंड यू मस्ट बी फेमिलियर द थिंग्स विच इज हैपनिंग। जो चीज घटित हो चुका है उससे आपको परिचित होना चाहिए, और जो घटित हो रहा है वो चीज आपको जानना चाहिए। तो दोनों का जो फ्यूजन है, FUSION, फ्यूजन माने होता है जोड़। जब तक दोनों का जोड़ नहीं होगा, जब तक दोनों मिक्सअप नहीं होंगे, जब तक दोनों को मिलाया नहीं जाएगा, तब तक कहीं से भी ट्रेडिशन जो है नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा, फॉर एलियट द टर्म ट्रेडिशन इज इम्ब्यूड विद अ स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। इट रिप्रेजेंट्स अ simultaneous order by which Eliot means a historical timelessness। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है historical timelessness। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस। जो आपका ट्रेडिशन है यह एक हिस्टोरिकल जर्नी है और टाइमलेसनेस। पास्ट तो है लेकिन यह पास्ट ऐसा है जो प्रेजेंट से जुड़ा है, और वह टाइमलेसनेस है, उसको समय की या किसी अवधि तक सीमित नहीं किया जा सकता है। ट्रेडिशन मीन्स फ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एंड एट द सेम टाइम अ सेंस ऑफ प्रेजेंट टेम्पोरलिटी, और उसमें जो है एक सेंस ऑफ प्रेजेंट टेम्पोरलिटी भी नजर आता है। अ पोएट मस्ट इम्बॉडी द होल ऑफ लिटरेचर ऑफ यूरोप फ्रॉम होमर। ये उन्होंने बड़ी बात कही कि जो ट्रेडिशन तब समझ में आएगा जबकि एक पोएट को क्या हो, इम्बॉडी हो, उसको जो है जानकारी हो द होल ऑफ लिटरेचर, यूरोप, यूरोप के सारे लिटरेचर का फ्रॉम होमर,
अगर आप पोएट हैं और अगर आप एपिक लिख रहे हैं तो एपिक का मतलब ये नहीं है कि यू बिलोंग टू 20th सेंचुरी, तो आप केवल ये कहें कि एपिक को विलियम वर्ड्सवर्थ ने द प्रील्यूड लिखा, उसके पहले जो है जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेल्ड लिखा। इट मीन दैट यू डोंट नो अबाउट एपिक। इसका मतलब कि आपको तब ट्रेडिशन का जानकारी नहीं है। तब ट्रेडिशन का मतलब ये हो जाएगा कि इफ यू आर राइटिंग एपिक तो आपको एपिक का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका टाइप्स क्या है, एंड व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ होमर, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्जिल, उन सब से आपको वाकिफ होना है। देन यू विल बी एबल टू राइट डाउन। तो वही टीएस एलियट कहते हैं। टीएस एलियट क्या कहते हैं कि जो जो भी ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन मीन्स पास्टनेस ऑफ द पास्ट। आपको बिल्कुल रूट पर जाना होगा, एकदम उसकी शुरुआत से जाना होगा। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और जो भी आपका लिटरेचर है, उस लिटरेचर से मतलब यही है कि द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ यूरोप फ्रॉम होमर while simultaneously expressing their contemporary environment। और साथ ही साथ आपको अपने कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट से भी परिचित होना चाहिए। तो एलियट ने ट्रेडिशन में दो बातें बताई, फ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। दूसरा चीज जो ट्रेडिशन है वह एक हिस्टोरिकल अप्रोच है और टाइमलेसनेस है। एलियट मीन्स अ हिस्टोरिकल टाइमलेसनेस एंड पास्टनेस ऑफ द पास्ट। If you are a poet and belongs to 20th century, you must know the art of poetry of all the European poets from Homer। आपको जितने भी यूरोपियन पोएट्स हैं उन सबके पोएटिक आर्ट से वाकिफ होना चाहिए। और ये कहाँ से, होमर से शुरू करना। ऐसा नहीं कि अपने समय के लोगों को ले लीजिए और पास्ट को छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि आपको अपने कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट से तो वाकिफ होना है, साथ ही साथ जो पास्ट में जितना भी राइटिंग स्टाइल है उन सब से भी वाकिफ होना है। Eliot challenges the common perception that a poet's greatness and individuality in their departure from their predecessors. He argues that the most individual parts of his means the poets, the most individual parts of the poet's work may be those in which the dead poets, his ancestors, assert their immortality most vigorously। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एलियट ने आलोचना की किसको, जब कोई ये कहता है कि ग्रेट पोएट वो है या इंडिविजुअलिटी पोएट में उसमें नजर आती है जो अपने पहले के पोएट का जो स्टाइल था उससे अलग होकर के लिखते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी ग्रेटनेस, आपका इंडिविजुअलिटी इसमें नहीं है कि आप अपने आप को अलग करके प्रेजेंट करते हैं, इसमें नहीं है, बल्कि आपकी ग्रेटनेस और आपकी इंडिविजुअलिटी इसमें नजर आती है। आपकी ग्रेटनेस और आपकी इंडिविजुअलिटी इसमें नजर आती है कि आप अपने पहले के पोएट्स से क्या क्या समझे हुए हैं और उसके लिखने का जो स्टाइल था उससे कितना आप फेमिलियर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा, क्या लिखा, एक कोटेशन देते हैं, द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ हिज का मतलब पोएट, किसी भी पोएट में जो इंडिविजुअल टैलेंट है उसके वर्क में ऐसे नजर आता है इन विच द डेड पोएट्स, जिसमें कि जो डेड पोएट्स हैं, जो मरे हुए पोएट्स हैं, हिज एंसेस्टर, जो उनके पूर्वज है, assert their immortality most vigorously, जिसमें वे अपने इमॉर्टैलिटी को, इमॉर्टैलिटी का मतलब अपने वर्क को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट डू यू सी हियर, व्हाट डू यू फाइंड हियर, यू फाइंड कि द मोस्ट इंडिविजुअल parts of the poet's work may be those in which the dead poets, his ancestors, asserts their immortality most vigorously। अगर आपके वर्क में पहले के पोएट का रिफ्लेक्शन नजर आता है तो ये आपकी इंडिविजुअलिटी मानी जाएगी। एलियट क्लेम्स दैट दिस हिस्टोरिकल सेंस इज नॉट ओनली अ resemblance to traditional works but an awareness and understanding of their relation to his poetry। कह रहे कि कोई भी जो पोएट है वह एकदम से अपने आप को अलग करके कोई चीज नहीं लिख सकता, उसके ऊपर उसके पहले के पोएट्स का असर होगा, उनकी राइटिंग स्किल का असर होगा। मुझे आप ये बताइए, जब आप जो है बात करते हैं
when you talk about, you can say कि अलेक्जेंडर पोप को लेकर के आप बात करते हैं, जॉन ड्राइडेन को लेकर के, तब आपको एक चीज नजर आता है कि जो अलेक्जेंडर पोप है, जो जॉन ड्राइडेन है, वो लोग जो है क्या यूज कर रहे थे, हीरोइक कपलेट यूज कर रहे थे। लेकिन क्या हीरोइक कपलेट उनसे पहले नहीं यूज किया गया था? उनसे पहले जो है चौसर ने भी यूज किया था। तो जो चौसर ने हीरोइक कपलेट यूज किया, वह अलेक्जेंडर पोप के आने के करीब करीब 300 साल पहले, 400 साल पहले उन्होंने यूज किया था। तो अलेक्जेंडर पोप ने जब उसको यूज किया, तो उनमें क्या नजर आता है, उनका अपना यूज करने का स्टाइल, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं चौसर का असर है। तो आप एक कहीं से नहीं कह सकते कि कोई राइटर जो 18वीं शताब्दी में लिखा वह पहले के राइटर से प्रभावित नहीं रहता, आप उसके ऊपर इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन का असर तो रहेगा, और इसके लिए उन्होंने कहा कि आपको केवल 1 साल, 100 साल, 200 साल पहले तक नहीं, बल्कि उस जो जो शुरू का जमाना था वहां तक आपको उसके बारे में वाकिफ होना चाहिए, या उन सब चीजों से आपको फेमिलियर होना चाहिए। उसके बाद है, उन्होंने कहा कि दिस फिडिलिटी टू ट्रेडिशन हाउ एवर डज नॉट रिक्वायर द ग्रेट पोएट टू forfeit novelty in act of surrender to repetition. Rather, Eliot has a much more dynamic and progressive conception of the poetic process. Novelty ऐसा नहीं है कि ये केवल रिपीटिशन है। अगर आप पास्ट के पोएट्स की स्टाइल को फॉलो करते हैं तो ये रिपीटिशन नहीं है, से उसमें आपका नॉवेल्टी भी लाएगा। और उन्होंने कहा, एक बड़ी बात उन्होंने कही, एलियट हैज अ मच मोर डायनामिक एंड प्रोग्रेसिव कंसेप्शन ऑफ द पोएटिक प्रोसेस। उन्होंने कहा नॉवेल्टी इज पॉसिबल, आपके वर्क में नयापन जरूर नजर आएगा। और ये कब नजर आएगा? तभी नजर आएगा जब आप ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, ट्रेडिशन को जानेंगे। क्योंकि ट्रेडिशन आपके अंदर आर्ट डेवलप करता है कि पहले के लोग कैसे लिखते थे, उनके लिखने की स्टाइल क्या रही है, उनके लिखने की स्टाइल क्या रही है। जब उस स्टाइल से आप वाकिफ हो जाते हैं, उसी स्टाइल को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने जमाने के अनुसार उसको चेंज करते हैं। When a poet engages in creation of new work, they realize an aesthetic ideal। कह रहे हैं कि जब उसी स्टाइल को आप न्यू वर्क में शामिल करते हैं, तब आपको एक एस्थेटिक आइडियल ऑर्डर मिलता है, एज इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द लिटरेरी ट्रेडिशन दैट हैज कम बिफोर देम। As such, the act of artistic creation does not take place in a vacuum. The introduction of a new work alters the cohesion of this existing order and causes a readjustment of the old to accommodate the new। करें कि टू जो ओल्ड है उसमें न्यू को शामिल करना ही ट्रेडिशन है। ओल्ड से आप वाकिफ हो गए, जो आपकी परंपरा है उससे आप वाकिफ हो गए, जो पास्ट है उसका वाइड नॉलेज आपको हो गया, और आप क्या करें, प्रेजेंट में उसको एक नया रूप, नया रंग और नया आकार देकर के प्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द फ्यूजन ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, दिस इज द chemistry between tradition and the individual talent। The inclusion of the new work alters the way in which the past is seen. Elements of the past that are noted and realized. In Eliot's own words, what happens when a new work of art is created is something that happens simultaneously to all the works of art that preceded it। Eliot referred this organic tradition, this developing canon, as the mind of Europe. Mind of Europe. The private mind is subsumed by this more massive one। What I want to say कि एलियट ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, वो ये उन्होंने कहा कि जब भी आप किसी न्यू वर्क को लेते हैं, तो न्यू न्यू जब भी आप नया काम करते हैं, नए ढंग से कोई चीज प्रेजेंट करते हैं, तो वो जो नया ढंग से आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने जमाने के अनुसार तो प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में जितना भी लिखा गया, जो लिखने का तरीका था, वह आपके नए वर्क की नींव तैयार करता है। और उसी पास्ट की नींव पर आप जो फ्यूचर की इमारत तैयार करते हैं। फ्यूचर की इमारत का मतलब है कि आपने कुछ नया लिखा, या आपका अपना क्रिएटिविटी, आपका इंडिविजुअल टैलेंट है। लेकिन जो आपका क्रिएटिविटी है, जो आपका इंडिविजुअल टैलेंट है, यह किसी चीज पर आधारित है। और किस पर आधारित है? यह पास्ट में जो वर्क हुआ है, या पास्ट के जो राइटर्स थे उनके जो लिखने का तरीका है, यह उस पर आधारित है। तो एक बात उन्होंने कही।
तो एक चीज आपके समझ में आ गया कि व्हाट इज ट्रेडिशन, व्हाट इज individual talent, and what is the relationship between tradition and the individual talent, या relationship between the new work and the work which has been done, या what is uh, the fusion between the past and the present, उसके बीच में क्या क्या चीजें हैं। आगे वो लिखते हैं कि दिस लीड्स टू एलियट्स सो कॉल्ड इम्पर्सनल थियरी, यही चीज जो है पोइट्री में क्या नाम दिया गया, इम्पर्सनल थियरी नाम दिया गया। सिंस द पोएट इंगेज इज अ कंटिन्यूअल सरेंडर ऑफ हिमसेल्फ, इम्पर्सनल थियरी का मतलब होता है कि पोएट जो है कंटिन्यूअल सरेंडर कर देता, वह अपने बारे में नहीं बात करता, बल्कि वह जितनी पास्ट की ट्रेडिशन है उसको लेकर के प्रेजेंट के सिनेरियो में अपने आप को पर्दे के पीछे रख करके बात करता। टू द वास्ट ऑर्डर ऑफ ट्रेडिशन, आर्टिस्टिक क्रिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डीपर्सनलाइजेशन। उन्होंने कहा कि यह क्या है, इट्स अ डीपर्सनलाइजेशन। व्हाट इज डीपर्सनलाइजेशन? डीपर्सनलाइजेशन का मतलब यह है कि यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, there should be no subjectivity, there should be no personality in your work, but there should be what, there should be depersonalization, depersonalization. The mature poet is viewed as a medium through which tradition is channeled and elaborated. He compared the poet to a catalyst. वो कहते हैं कि जो पोएट है वह एक कैटलिस्ट, ही कंपेयर द पोएट टू अ कैटलिस्ट। वो कहते हैं कि पोएट एक कैटलिस्ट जैसा होता है। कैटलिस्ट वह होता है जो कि इंस्टिगेट करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इन विच द reactants are feeling and emotion that are synthesized to create an artistic image that captures and relays these same feelings and emotions. While the mind of the poet is necessary for the production, it emerges unaffected by the process. The artist stores feelings and emotions and properly unites them into a specific combination. So now what do you see here? कुल मिला करके उन्होंने दो तीन बातें कही which I would like to write here. एक तो हमें जो समझना है कि उनका फोकस क्या है, ट्रेडिशन। दूसरा फोकस क्या है, इंडिविजुअल टैलेंट, यही उनके एसे का टाइटल भी है। ट्रेडिशन का सिंपल सा मतलब क्या है, ट्रेडिशन का मतलब ये हो गया पास्ट में जो वर्क किए गए हैं। अगर हम 20वीं शताब्दी में बिलोंग करते हैं तो 20वीं शताब्दी से पहले जितने भी काम है, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, होमर तक उन्होंने कहा आपको जाना पड़ेगा। तो ट्रेडिशन का मतलब कि वर्क्स which have been done in the past, या ट्रेडिशन मीन्स पास्टनेस ऑफ द पास्ट, और इसका फ्यूजन, फ्यूजन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, फ्यूजन बी से बिटवीन, पी से पास्ट एंड पी से प्रेजेंट। फिर वो कहते हैं कि आप किसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। जो ट्रेडिशन है वो क्या है, यह एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है और टाइमलेसनेस है। ट्रेडिशन क्या है, इट्स अ हिस्टोरिकल प्रोसेस। हिस्टोरिकल प्रोसेस, टाइमलेसनेस है, समय में इसको नहीं बांधा जा सकता। अगर आप कुछ लिखने जा रहे हैं तो उसके पहले जो वर्क हुआ है वो सब आपको समझना पड़ेगा, और वह जो वर्क हुआ है वह किसी समय में नहीं बांधा जा सकता है। आपको ये नहीं कहना है कि अगर आप जो है एपिक लिखने जा रहे हैं तो आप केवल ये देखेंगे कि एपिक जो है जॉन मिल्टन के जमाने से कैसे शुरू हुआ। नो, नॉट एट ऑल। आपको अगर एपिक लिखने जा रहे हैं तो एपिक का जो ट्रेडिशन है, जो होमर के समय से आया, उसके बाद होमर के अलावा जो द रामायणा है, द महाभारत है, दुनिया के और जो एपिक लिखे गए, और फिर इसके बाद जो है जो पूरा यूरोपियन ट्रेडिशन था, जो पूरा यूरोपियन माइंड था, उसको लेकर के, वहां से लेकर के, और आपको जो है द प्रील्यूड, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, बियोल्फ, उन सबसे वाकिफ होना होगा, क्योंकि
जो ट्रेडिशन है वह हिस्टोरिकल प्रोसेस और टाइमलेसनेस है जो है, और कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में आपको उसको उससे जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या कर पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जब इन सब चीजों को सीखेंगे तो आप कुछ नया काम करेंगे, यू विल बी एबल टू डू सम न्यू वर्क। वो जो नया काम होगा उस नए काम में क्या नजर आएगा, नॉवेल्टी नजर आएगी कि आपने कुछ नया किया। जो ये नयापन होगा वही एक आथर का इंडिविजुअल टैलेंट से किया। इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, यह आपका इंडिविजुअल टैलेंट होगा। और यह जो इंडिविजुअल टैलेंट होगा यह किस पर आधारित है, जो जो पहले के पोएट ने जो नींव तैयार की हुई है, जो उन्होंने लिखा है वहां से आपने सीखा है, वहां से आपने वहां से सीखा है, आपने नकल नहीं की है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपने उसको पढ़ा, उसका आपको वाइड नॉलेज रहा, आपने वहां से सीखा है, और सीख करके अपने जमाने के अनुसार आप उसमें क्या करें, कुछ नया लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके वर्क का जो न्यू है वह कहाँ पर है, जो भी पास्ट वर्क है, आपके वर्क का जो न्यू है वो कहाँ पे है, जो पास्ट में वर्क हुआ है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इसी पास्ट वर्क से आप क्या करते हैं, सीख करके अपनी फ्यूचर की इमारत तैयार करते हैं। यू क्रिएट द बिल्डिंग ऑफ फ्यूचर, और वह जो बिल्डिंग ऑफ फ्यूचर होता है वही आपका इंडिविजुअल टैलेंट होता है। लेकिन इस इंडिविजुअल टैलेंट को करने के लिए उन्होंने कौन सा थियरी दिया, उन्होंने थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी दिया। कौन सा थियरी, इम्पर्सनालिटी, SONALITY। और इम्पर्सनालिटी का मतलब क्या है, डी पर्सनलाइजेशन, ये वर्ड, PERSONALISATI। डी पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आपका रिफ्लेक्शन नहीं हो, उसमें जो है रोमांटिक पोयट्स की तरह आपका प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको जिस लेवल पे बात करनी चाहिए वह कैसा होना चाहिए, वह जो है आपका जस्ट एज सिडनी का स्टाइल हो, या आप कह सकते हैं कि कॉलरिज का स्टाइल होना चाहिए। तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, आपके वर्क में सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए। सो आई जस्ट वांट टू से कि वेन एवर यू टॉक अबाउट सब्जेक्टिविटी, वेन एवर यू से अबाउट पर्सनालिटी, तो आपको इन दो चीजों से वाकिफ होना कि ये चीजें वहां पर नहीं होना चाहिए आपके वर्क में। तब जाकर के क्या नजर आएगा, इंडिविजुअल टैलेंट नजर आएगा। इफ यू किल योर पर्सनालिटी, if you depersonalize yourself, if you don't show your presence in the poem, if you don't say कि I and we का से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, या अपने अपने इमोशंस को लेकर के, तब ये चीजें जो है आपका कहीं ना कहीं उसमें होगा। तो ये चीज उन्होंने बताया तो है कि ये चीजें वहां पर होना चाहिए। अब उसके बाद जो है एक और पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। वो कौन सा पॉइंट है, वो ये है कि उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रोसेस जो होगा, ये प्रोसेस तो आपने सीखा पास्ट से, तमाम चीजें आपको पता चली, तमाम चीजें आपने यस, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं क्या हम इसको निगेटिव कैपेबिलिटी से को रिलेट कर सकते हैं, यस वी कैन को रिलेट, कुछ ना कुछ तो हम इसको वहां से कर सकते हैं बेशक। तो ये पॉइंट था। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, एलियट ये कहते हैं कि इट इट लेंड्स यू व्हाट, इट लेंड्स यू ग्रेटनेस टू अ वर्क ऑफ आर्ट, नॉट द फीलिंग्स एंड इमोशन। करें कि जो आपके अंदर ग्रेटनेस लाता है, जो आपके आपके वर्क का जो ग्रेटनेस लाता है, ये नहीं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी इमोशंस क्या, आप अपने जज्बात को कैसे प्रेजेंट करते, ये नहीं है। बल्कि क्या, बट द नेचर ऑफ द आर्टिस्टिक प्रोसेस, बल्कि आप अपने बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट। फिर से मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने ये बताया, ये जरूरी नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं, बल्कि ये जरूरी है आप कैसे कहना चाहते हैं। तो जो कैसे कहना चाहते हैं वही आपका आर्ट है। आपका आर्ट ये नहीं है कि आप क्या
क्या कहना चाहते हैं कि कोई आदमी मर गया तो आप उसकी मौत पर रो रहे, नो नॉट एट ऑल। आपका रोना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो आपकी इमोशन है, जो आपका जज्बात है, उसको कैसे आप वहां प्रेजेंट कर रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। Not the feelings and emotions themselves, but the nature of the artistic process by which they are synthesized. The artist is responsible for creating the pressure, so to speak, under which the fusion takes place. ये उन्होंने बात किया। नथिंग। अब उसके बाद इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स की बहुत तारीफ की थी। क्यों? क्योंकि जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे, उनके अंदर यह टैलेंट था कि वो थॉट और इमोशन को फ्यूज कर देते थे। मेटाफिजिकल पोएट्स को उन्होंने क्यों तारीफ किया था? क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्स थॉट एंड इमोशंस में फ्यूजन ला देते थे। फ्यूजन का मतलब उसको आपस में जोड़ देते थे। जोड़ने का मतलब उनकी पोएम केवल इमोशनल ही नहीं होती थी, बल्कि थॉट भी उसमें नजर आता था, रीजन भी होता था और रीजन के साथ साथ इमोशन भी होता था। इस वजह से तो टी.एस. एलियट ने क्या किया हुआ, मेटाफिजिकल एक पोएट्स के नाम से 1921 में उन्होंने एक क्रिटिकल एसे भी लिखा हुआ था, और इसमें भी उन्होंने इसकी बात की है, जिसका नाम क्या है, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको लेकर के वो बात करते हैं। फिर दूसरा चीज अगर आप देखेंगे, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इमोशन से बचना चाहिए। अगर आपको याद होगा, उनका ये कहना था कि जो डिफिनेशन है, पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट्स एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट्स नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, इट्स एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। तो हमें पर्सनालिटी से एस्केप होना चाहिए। उन्होंने ये लिखा, एस्केप फ्रॉम इमोशन। अगर आप अपनी बातें रख रहे हैं तो आपको हाईली इमोशनल नहीं होना, अपनी इमोशन को प्रॉपर ऑब्जेक्ट के माध्यम से वो करिए। ये बात उन्होंने कही हुई है। फिर उन्होंने एक और क्रिटिकल ऐसे लिखा था, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जिसमें उन्होंने किसको लेके, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को लेकर के बात किया था। और ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव में भी उन्होंने कहा कि ये भी आपके इंडिविजुअल टैलेंट को निखारने में कंट्रीब्यूट करता है। कैसे? जो कुछ भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, वह प्रॉपर ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप प्रेजेंट करिए। और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो क्रिटिकल ऐसे है, उसमें ये चीज नहीं थी, उसमें ये चीज नहीं थी, इसलिए वो आर्टिस्टिक फेल्योर रहा है। The theory is that the expression of emotion in art can be achieved by a specific and almost formulaic prescription of a set of objects, including events and situations. A particular emotion is created by presenting its correlative. So you see here कि ये उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के माध्यम से हमें अपनी बात को रखना है। अब उसके बाद अगर आप ये देखेंगे कि इनका जो प्रभाव है वो ज्यादातर पोयम में ही रहा है। उन्होंने लेकर के कई बात किया, साइन की बात की और तमाम चीजों को लेकर के जो है, और द इम्प्लीकेशन हियर सेपरेट एलियट्स आइडिया ऑफ टैलेंट, ये सब रहा। खैर इसमें अब हम उतना बात नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो है असर जो है बाद में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, न्यू क्रिटिसिज्म, एलियट एंड न्यू क्रिटिसिज्म में भी देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? यू विल सी हियर कि unwittingly, Eliot inspired and informed the movement of new criticism. This is somewhat ironic since he later criticized their intensely detailed analysis of text as unnecessarily tedious. Yet he does not share with them the same focus on the aesthetic and stylistic qualities of poetry, all this ideological content. तो उनका एक असर जो है किस पर था? उनका एक असर जो है न्यू क्रिटिसिज्म पे भी था। और अगर आप क्रिटिसिज्म का उनका लेकर के बात करेंगे तो उनका क्रिटिसिज्म में आप देखिएगा तो उन्होंने क्या किया, एलियट्स थियरी ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। इसको क्रिटिसाइज किया गया, किसके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया? हैरोल्ड ब्लूम के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया। तो एलियट का जो थियरी है ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स लिमिटेड डिफिनेशन। कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया जो है, और खासकर हैरोल्ड ब्लूम ने। एलियट का जो क्रिटिकल एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स 1921 में आता है, जिसमें उन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात की। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब कि इमोशन अलग दिशा में जा रहा है और थॉट अलग दिशा में जा रहा है। इसी का अपोजिट क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसमें इमोशन और थॉट दोनों में एक तरह से फ्यूजन देखने को मिलता है। ये सारी चीजें एलियट ने माइंड ऑफ यूरोप की बात की कि अगर आपको कुछ करना है, सीखना है, तो आप पूरे यूरोपियन पोएट्स की बात करिए, होमर से शुरू करिए और अपने जमाने तक के बारे में आपको वाकिफ होना चाहिए जो है। अगर आप नॉन यूरोपियन वर्क की बात करेंगे तो जैसे अगर इंडिया का कोई पोएट एपिक लिखेगा तो वो इंडिया के एपिक जो स्टाइल है उससे वाकिफ होगा। उसको वो बगैर महाभारत की बात किए हुए,
बगैर जो है वेदास की बात की, बगैर द गीता की बात की, बगैर इन सब का बात की, वो कुछ कंप्लीट ही नहीं कर सकता। तो ये चीजें रही कि ट्रेडिशन द इंडिविजुअल टैलेंट में। और भी यहाँ पे उन्होंने बताया जैसे जो है द द यूनिटी ऑफ यूरोपियन कल्चर को लेकर के उन्होंने किया। तो इसमें बहुत ऐसा नहीं है, अगर आप चाहें तो इसको अपने आप से कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जितनी बातें थी वो चीजें आपको बता दी गई है। एक चीज और है, उनका एक और वर्क आया था, द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, एक लेक्चर के रूप में था जो 1932 में पब्लिश होता है। इसमें आपको ध्यान में रखना है। और उनका कुछ वर्क है जो आपको ध्यान में रखना, होमेज टू जॉन ड्राइडन, 3 एसेज ऑन पोइट्री ऑफ द 17th सेंचुरी, ऑन पोइट्री एंड पोएट्स 1957 में, द सैक्रेड वुड 1920 में आया था, बाद में 50 में भी आया, सेलेक्टेड एसेज, द वैरायटीज ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स, ये उनके वर्क है जो आपको वाकिफ होना है। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको ये सब पता चल गया कि एक्चुअली में आपको क्या उनके अपने पूरे के पूरे जितना भी मैंने आपको बताया उसमें अगर आपको देखेंगे तो कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ये 2-3 पॉइंट्स कुछ अलग से नहीं है, बस आपको एक तो थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी, दूसरा ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी, और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। जो अभी मैंने बताया ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव किसका हिस्सा है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम का हिस्सा है। इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिलेट करना, किससे रिलेट करना, जो आपका थॉट है, जो आपका इमोशन है, आप अपने थॉट और इमोशन को डायरेक्ट आप नहीं एक्सप्रेस करेंगे, बल्कि अपने थॉट और इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट, वह ऑब्जेक्ट जो है चेन ऑफ इवेंट्स हो सकता है, वह ऑब्जेक्ट कोई सिचुएशन हो सकती है, वह ऑब्जेक्ट जो कोई कैरेक्टर हो सकता है। जैसे लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्राक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया हुआ, मॉडर्न एज का जो कैरेक्टर है, जो एजेड है, जो हेजिटेशन है, डिले इन एक्शन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसकी प्रॉब्लम को दिखाने के लिए उन्होंने तमाम ऑब्जेक्ट का सहारा लिया हुआ। जैसे जैसे वह जाता है रास्ते में तो कहता है कि जो है द कैट इज मजलिंग इट्स बैक, द डॉग इज लीकिंग द वाटर फ्रॉम द ड्रेन, इस तरह का। फिर उन्होंने डिले इन एक्शन को लेकर के कहा, आई हैव मेजर माई लाइफ विद कॉफी स्पून टेकिंग टोस्ट एंड टी, मतलब व्हाट आई वांट टू से कि तमाम उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई बात रखनी तो बहुत इमोशनल आप ना होइए, आपको डीप पर्सनलाइज होना है, आपको सब्जेक्टिविटी को किल करना है, अपनी पर्सनालिटी को किल करना है, आपको ऑब्जेक्ट का सहारा लेके अपनी बात रखनी। वह ऑब्जेक्ट कैरेक्टर हो सकता है, वह ऑब्जेक्ट सिचुएशन हो सकता है, वह ऑब्जेक्ट इवेंट हो सकता है, चेन ऑफ इवेंट्स हो सकता है, उसके माध्यम से रखना है। दूसरा चीज उन्होंने कहा, मेटाफिजिकल पोएट्स जो उनका ऐसे 1921 में आता है, उसमें उन्होंने कहा कि आपका थॉट और इमोशन अलग अलग नहीं चलना चाहिए, बल्कि आपका थॉट और इमोशन फ्यूज्ड हो, ऐसा ना लगे कि अलग चल रहा है और उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो उस स्टाइल को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसको एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा, और जिसमें इमोशन और थॉट दोनों एक जगह में नहीं, वो क्या है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो एक तो इम्पर्सनल थियरी हो गई, दूसरा ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव हो गया, तीसरा आपका एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और इसी में इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इतना चीजें आपको ध्यान में, तो ये मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। अगर आपका कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो, इफ यू वांट टू से अबाउट क्लास, यू कैन से, किसी का कोई डाउट हो। मे आई नो द रिस्पॉन्स टू ऑल ऑफ यू कि क्या सारी चीजें समझ में आ गई। रणवीर, शबाना, ओम प्रकाश भाई, सारिका मैडम और इजहार जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सबको सब कुछ समझ में आ गया।